हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आज देखते हैं 65 क्वेश्चन की फुल प्रैक्टिस। यही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रैक्टिस करते हैं और देखिए आपकी तैयारी किस लेवल की है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए। बताइए, चोल काल में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? भूमि संग्रह करती थी। ठीक है। मंदिरों के रख रखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंध करना। भूमि सर्वेक्षण। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। बताइए फ्रेंड्स, ग्राम सभा का चोल साम्राज्य में क्या कार्य नहीं था, आपको ये बताना है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो गया सी, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करना चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य नहीं था। ठीक है। चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता, किंतु भूमि के वर्गीकरण, उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है तो ग्राम सभा की अनुमति ली जाती थी। ठीक है। जबकि भूमि सर्वेक्षण का कार्य वो केंद्रीय सरकार का हुआ करता था, अतः ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताइए ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपको फ्रेंड्स मालूम होगा, लॉर्ड रिपन द्वारा। किसने? लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड्स बताना है आपको कि ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी निर्णय हुए उन सबका रिकॉर्ड कौन रखता है? सरपंच रखता है, पंच रखता है, ग्राम सचिव रखता है, या उपयुक्त सभी रखते हैं? ये आपको फ्रेंड्स मालूम होगा, ग्राम सचिव रखते हैं। कौन रखते हैं? ग्राम सचिव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बताना है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत की आमदनी की स्रोत में शामिल है। ग्राम पंचायत की आमदनी की स्रोत कहाँ कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स? देखिए, घरों व बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, घरों व बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। थर्ड ऑप्शन देखिए, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। तो फ्रेंड्स इसमें सभी शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसमें सभी शामिल हैं। तो बताना है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था? फ्रेंड्स बताइए, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, जो हस्तांतरित विषय सूची की बात की जाए तो फ्रेंड्स आप याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1919। क्या याद रखना है आपको? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोलकालीन ग्रामीण संस्था और की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? बताइए फ्रेंड्स, और को क्या कहा जाता था? आलू गड़म या गड़म? बताइए कौन से गड़म? दोस्तों, और की कार्य समिति को कहा जाता था। तो फ्रेंड्स आपको ना ये दोनों गड़म याद रखने हैं, आलू गड़म और गड़म। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? आपको बताना है, जो विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? 48 आते थे फ्रेंड्स, 30 आते थे, 20 आते थे, 50 आते थे। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, कितने आते थे? 50 आते थे। कितने आते थे? 50 आते थे। विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। कितने ग्राम आते थे फ्रेंड्स? याद रखना, 50 ग्राम आते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन देखिए, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, ग्राम सभा का सदस्य होता है। आपको ना फ्रेंड इसमें असत्य कथन बताना है, यही पे ध्यान देना है कि आपको बूझा क्या जा रहा है। आपसे इसमें बूझा जा रहा है कि असत्य कथन बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें ना दोनों सत्य कथन है, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत सरल क्वेश्चन है। इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको मालूम होगा दोस्तों, बताइए इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना फ्रेंड्स, 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इटावा परियोजना का संबंध किससे था फ्रेंड्स? आपको मालूम होना चाहिए, ग्रामीण विकास से था। किससे था? ग्रामीण विकास से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था?
बताइए फ्रेंड्स कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? याद रखना फ्रेंड्स 55, कितने 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया कब था? आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 1952 को आया था। कब आया था? 2 अक्टूबर 1952 को आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के अंतर्गत गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, 1960-61 में, 1963-64 में, 1967 66-67 में, 1969-70 में? बताइए फ्रेंड्स कब किया गया था? एक बार क्वेश्चन दोस्तों फिर पढ़ते हैं। पंचायतों के अंतर्गत गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखना 1960-61 में किया गया था। कब किया गया था? 1960-61 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन वर्णित है। बताइए दोस्तों ये कैसा उपबंध है? आदेशात्मक उपबंध है या शुभवेकी उपबंध है? ये उपर्युक्त दोनों सही हैं। बताइए फ्रेंड्स कौन सा उपबंध है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये आदेशात्मक उपबंध है। यहाँ पे गलती करने का चांस है, आप दोस्तों दोनों मत लगाइएगा। यहाँ पे आदेशात्मक उपबंध की बात की जा रही। ठीक है, अब आपको बताना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? यानी कि इसमें 3 आदेशात्मक उपबंध के भाग दे रखे हैं और एक दोस्तों ना स्वविवेकी का हो, आपको वही पहचानना है। बताइए कौन सा है इसमें? फ्रेंड्स, पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मत देने का अधिकार, ये दोस्तों आदेशात्मक है। कैसा है? आदेशात्मक है। ठीक है, और देखिए ग्राम सभा की स्थापना करना, ये भी आदेशात्मक है। पंचायतों का नियत कार्यकाल 5 वर्ष है, ये भी आदेशात्मक है। ठीक है, और देखिए ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्य, ये दोस्तों ना शुभवेकी उपबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शुभवेकी उपबंध के अंतर्गत आता है। आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन ना जितने भी आदेशात्मक उपबंध है और स्वविवेकी उपबंध है, एक बार उनको देखिएगा, उनको याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे ना इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्यों के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं है। आपको बताना है राज्यों के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, आगे देखिए पिछड़े वर्गों के लिए सीटों को आरक्षण, पिछड़े वर्ग के लिए सीटों को आरक्षण यानी कि ओबीसी के आरक्षण की बात की जा रही। सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, ये दोस्तों स्वविवेक के अंतर्गत नहीं आता है, ये है आदेशात्मक उपबंध के अंतर्गत। तो आपका आंसर क्या हो गया? राज्य चुनाव आयोग का गठन करना। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के सुशासन स्वरूप का वर्णन करता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के सुशासन स्वरूप का वर्णन करता है? अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 छ, अनुच्छेद 243 ग, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 243 छ। ठीक है, जो भी 16 आर्टिकल दिए आप उन सबको याद रखिएगा, उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 गा के 4 संबंधित है। आपको बताना है फ्रेंड्स, बताइए 243 गा के 4 किससे संबंधित है? लोकसभा के सदस्यों का पंचायतों में प्रतिनिधित्व, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का पंचायतों में प्रतिनिधित्व, और देखिए पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 गा के 4 में वर्णन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन आपके तैयार होंगे क्योंकि अब दोस्तों ना अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यवर्ती स्तर जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है कि मध्यवर्ती स्तर यानी कि क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर यानी जिला पंचायत पर किसी भी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, अध्यक्ष की बात की जा रही है यहाँ पे। अध्यक्ष को ध्यान रखना है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के अध्यक्षों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वो अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ना आपको असत्य बताना है। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए।
क्षेत्र पंचायत से अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र से है। किससे है? प्रादेशिक क्षेत्र से है। ग्राम का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पंचायतों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स इस पे ध्यान देना है। जनसंख्या से तात्पर्य पूर्ववर्ती जनगणना से है। तो आपको दोस्तों असत्य कथन बताना है। इसका असत्य कथन हो गया सी। पंचायतों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो पहली बैठक से होता है। कहाँ से होता है? पहली बैठक से, ना कि चुनाव की तिथि से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बताना है फ्रेंड्स, देखिए कि निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। बताइए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है, या विधान परिषद का सभापति करता है? फ्रेंड्स बताइए कौन करता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फ्रेंड्स विचार करते हैं। क्या है? देखिए पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है। कि फ्रेंड्स सही बात है। राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उपयुक्त में से सही कथन आपको बताना है, कौन सा सही है इसमें से। तो फ्रेंड्स पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर दूसरा सही है। ठीक है, याद रखना इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न कर के अत्यंत कम होने का कारण है? राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण ना करना, एकदम सही बात है। नेक्स्ट देखिए नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण, ये तो सबसे बड़ा कारण है कि नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। ठीक है, पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, यानी फ्रेंड इसकी ऑप्शन डी हो गया, यानी कि सभी सही है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया एक बार फिर देखिए। पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न करके अत्यंत कम होने का कारण ये है कि राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना, नौकरशाहियों का अत्यधिक नियंत्रण होना, पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी इसके कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है? आपको बताना है पंचायतों द्वारा एकत्र कौन सा कर किया जाता है? सीमा शुल्क, बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेलों पर कर। बताइए फ्रेंड्स कौन सा जो है पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर हो गया डी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। स्थानीय मेलों पर कर पंचायतों द्वारा एकत्र किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा कर ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय मेलों पर कर, मवेशी पंजीकरण फीस, जल कर, या भू राजस्व कर। बताइए फ्रेंड्स कौन सा नहीं आता है? तो आपको मालूम होगा इसमें दोस्तों भू राजस्व कर ये पंचायतों के दायरे में नहीं आता, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जा सकते हैं? बताइए फ्रेंड्स। सड़कों पर रोशनी के लिए कर, आय कर, जलापूर्ति कर। बताइए फ्रेंड्स इसमें ना आपको सही ऑप्शन बताना है, कौन से ऑप्शन सही है। तो सड़कों पर रोशनी के लिए कर ये ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जा सकते हैं। आयकर फ्रेंड्स ये ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद में जला आपूर्ति कर ये भी दोस्तों लगाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 3। और 1 और 3 किस में दे रखे? डी में दे रखे, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपको बताना है सही सुमेलन कीजिए, यानी कि आपको सही मिलान करना है। स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। स्टाम्प शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ना याद रखना है जो स्टाम्प शुल्क होता है वो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लगाया जाता। स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 और 3 सही है, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया सी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायतें नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आपको बताना है ग्राम पंचायत जो नागरिक चार्टर तैयार करती है उसकी प्रक्रिया में क्या शामिल होते हैं? बताइए फ्रेंड्स। प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता है।
पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय ली जाती है। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये सभी सही है। प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है। प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता है। पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आपको बताना है कि ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं है। जो ग्राम पंचायत का नागरिक चार्टर होता है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन शामिल नहीं होती है? बताइए फ्रेंड्स। दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट करना, सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना। आपसे पूछा जा रहा कौन सा शामिल नहीं है, यानी फ्रेंड्स इसमें ना ये सभी शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ग्राम पंचायत के नागरिक चार्टर में दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट करना, ठीक है, सेवा मानक सेवाओं प्राप्त करने की प्रक्रिया, अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना। आप इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मॉडल चार्टर पंचायत के लिए होते हैं। जो मॉडल चार्टर होते हैं वो पंचायत के लिए क्या होते हैं? विचारणीय होते हैं, या स्वच्छापूर्ण होते हैं, या मार्गदर्शक होते हैं, या महत्वहीन होते हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स महत्वहीन तो नहीं होंगे ना। अब इसमें देखिए, आप बताइए, विचारणीय, स्वच्छापूर्ण और मार्गदर्शक। तो जो मॉडल चार्टर पंचायतों में होते हैं ना दोस्तों, वो मार्गदर्शक होते हैं। क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। इनको याद रखिएगा। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए मार्गदर्शक मात्र हैं तथा पंचायतें इसे अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार ढाल सकती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मसौदा चार्टर के लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना, ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्राम पंचायतों द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति जारी करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? बताइए फ्रेंड्स। स्वामित्व दस्तावेज, साइट योजना, लेआउट योजना, या उपयुक्त में सभी? बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका याद रखिएगा, ये डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वामित्व दस्तावेज, साइट योजना और लेआउट योजना ये सभी शामिल होते हैं अगर आपको आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख कि किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? बताइए फ्रेंड्स। 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर? इसका आंसर 7 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना किसे भेजता है? ये ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना किसे भेजता है? मुख्य रजिस्ट्रार को, या मुख्यमंत्री को, परिवार कल्याण मंत्री को, महिला एवं बाल विकास मंत्री को? किसको भेजता है? तो फ्रेंड्स ना आप याद रखिएगा, मुख्य रजिस्ट्रार को भेजता है। किसको भेजता है? मुख्य रजिस्ट्रार को। ठीक है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध है जन्म प्रमाण पत्र से, मृत्यु प्रमाण पत्र से, जन्म सूचना प्रमाण पत्र से, या मृत्यु सूचना प्रमाण पत्र से? बताइए फ्रेंड्स। तो प्रपत्र संख्या 6 में क्या वर्णित है? प्रपत्र संख्या 6 में मृत्यु प्रमाण पत्र। इसका आंसर हो गया बी। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध मृत्यु प्रमाण पत्र से। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब वह किस नाम से जानी जाती है? बताइए फ्रेंड्स। उसका बदला हुआ नाम क्या है? आपको ये बताना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम सड़क योजना, या ग्रामीण पेयजल योजना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ना आपको याद रखना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसका नाम कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक, 2018 से 2022 तक, 2020 से 2024 तक, या 2019 से 2024 तक? बताइए फ्रेंड्स। आप याद रखिएगा, वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक। कब? वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? ये भी याद रखिए, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन के तहत खर्चमंदों में केंद्र एवं राज्य का अनुपात सुनिश्चित किया गया है। 60-40 का, 50-50 का, 90-10 का, या 100%? बताइए फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है 50-50 का। कितना? 50-50 का। ठीक है, और ये कब आया था? 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब से प्रारंभ किया गया? बताइए फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब से प्रारंभ किया गया? नवंबर 2019 से मार्च 2021, या फरवरी 2020, या फरवरी 2022? आपको चरण दूसरा बताना है फ्रेंड्स।
आपको याद रखना है फरवरी 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG के कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया है? 15 विषयों के साथ, 12 विषय, 10 विषय, 9 विषय? फ्रेंड्स बताइए कितने विषय के साथ संरेखित किया गया? आपको याद रखना है फ्रेंड्स 9 विषयों, कितने? 9 विषय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बताइए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये ना फ्रेंड्स आपको सही से देखना है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। कि वर्ष 1953-54 में, वर्ष 1951-52 में, वर्ष 1952-53 में, वर्ष 1954-55 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष 1953-54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये ना फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से किसे भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है, बताइए प्रोफेसर BM दांडेकर, या डॉक्टर MS स्वामीनाथन, या डॉक्टर HC भाभा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रोफेसर BM दांडेकर, ठीक है। भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं प्रोफेसर BM दांडेकर। आपको बताना है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? आपको गलत बताना है क्या असत्य है। कि लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक संपत्ति बनाना, ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना समझा जा रहा है कि इसमें असत्य कथन बताना है। तो फ्रेंड्स इसका असत्य कथन हो गया डी, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक संपत्ति बनाना, ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना 1997-98 में, गंगा कल्याण योजना 1996-97 में, समग्र आवास योजना 2001 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1999-2000 में। फ्रेंड्स आपको ना इसको मिलान करना है, बताइए फ्रेंड्स। तो ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना कब आई थी? 1996-97 में, इसको याद रखिएगा 1996-97 में, ठीक है। गंगा कल्याण योजना कब आई थी? ये फ्रेंड्स याद रखिएगा 1997-98 में। कब? 1997-98 याद रखिएगा। और समग्र आवास योजना आई थी फ्रेंड्स 1999-2000 में, 1999-2000 में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000-2001 में आई थी, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका वी, आंसर हो गया आपका वी, ठीक है। ए का 2, बी का 1, और सी का 4, और डी का 3। एक बार ना फ्रेंड्स इनको फिर देखिएगा और इनको याद करिएगा कि ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना 1996-97 में आई थी, गंगा कल्याण योजना 1997-98 में आई थी, समग्र आवास योजना 1999-2000 में आई थी, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000-2001 में आई थी। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न योजनाओं में से सही का चयन कीजिए। आपको ना सही बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन गलत दे रखे, एक सही है, वही आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए 10 लाख कूप योजना 1989-90 में आई थी क्या? बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, ठीक है। तो 10 लाख कूप योजना 1989-90 में आई थी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपको बताना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? बताइए फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना सितंबर 2018 में आई थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कब आई थी? सितंबर 2018 में आई थी। और उसके बाद में आपको प्रमुख घटक देखने हैं। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, खेती की लागत को कम करना, किसानों की आय बढ़ाने और सुरक्षित करने में सक्षम बनाना, किसानों की आय वृद्धि पर ध्यान न देना। ये तो दोस्तों गलत बात है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के प्रमुख घटक कौन से हैं? याद रखिएगा ए बी सी सही है, इसका आंसर हो गया सी। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में कौन सा कार्यक्रम असंगत है, यानी कि गलत बताना है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया था, बिल्कुल सही है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में आया था क्या फ्रेंड्स? ये भी सही है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में ही आया था। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम कब आया था? 1985-86 में, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। कुटीर ज्योति कार्यक्रम ये कब आया था? 1987-88 में, बिल्कुल गलत है, 1988-89 में आया था। कब आया था? 1988-89 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी हो गया, ठीक है, याद रखिएगा।
कि 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया था, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में आया था, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1985-86 में आया था, और कुटीर उद्योग कार्यक्रम 1988-89 में आया था। 88-89 में आया था, इसको याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले लोगों के लिए बैठने और स्वच्छ पानी, स्वच्छता आदि का प्रबंध कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है, पंचायत सदस्य करता है, या ग्राम पंचायत अधिकारी करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? बताइए, कोई तो करता होगा ना फ्रेंड्स, तो आपको वही बताना है कौन करता है। तो ना फ्रेंड्स, इसमें सी आंसर सही है, ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। कौन करता है? ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुला सकता है? आपको ना दोस्तों याद रखना है, विशेष बैठक की बात की जा रही है। कुल सदस्यों के 1/5 भाग, कुल सदस्यों के 1/3 भाग, या कुल सदस्यों के 1/2 भाग, या कुल सदस्यों के 1/10 भाग? बताइए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 1/5 भाग, कुल सदस्यों के 1/5 भाग। 30 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। आपको बताना है ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? ये फ्रेंड्स ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक कार्य क्या होता है। ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, योजना समिति का गठन करना, योजना का प्रारूप तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? योजना समिति का गठन करना है। क्या है? योजना समिति का गठन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 में क्या प्रावधान है? ये फ्रेंड्स ना नया क्वेश्चन है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2023 में क्या प्रावधान है। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, मतदाता सूची तैयार करने में, सरकारी नौकरियों की नियुक्ति से, या उपयुक्त सभी से? बताइए फ्रेंड्स, ये ना फ्रेंड्स उपयुक्त सभी से है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 में प्रावधान है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मतदाता सूची तैयार करना, विवाह पंजीकरण, और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि किसी व्यक्ति द्वारा जन्म और मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है, यानी कि समय निकल गया उसके बाद दिया जाता है, तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, धारा 15 में, धारा 9 में, या धारा 13 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है धारा 13 में। किसमें दोस्तों? धारा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि स्मार्ट विलेज के कितने चरण होते हैं? यानी कि अगर आपको स्मार्ट विलेज बनाना है तो उसके कितने चरण होते हैं? ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। उसके ना फ्रेंड्स 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। स्मार्ट विलेज के चरण 1 में संबंधित विषय है उद्यमशीलता, उद्योग, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये स्मार्ट विलेज के चरण 1 में आते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए स्मार्ट विलेज के चरण 2 में क्या आता है, तो बताइए फ्रेंड्स उद्योग। ठीक है, उद्योग याद रखिएगा। और स्मार्ट विलेज के चरण 3 में क्या है, तो उद्यमशीलता याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि ग्राम पंचायत में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है? 4T, 5T, 6T, 3T? बताइए फ्रेंड्स, कितने टी को लागू किया जा रहा है? ये 5T सिद्धांत लागू किया जा रहा है। कितने? 5T सिद्धांत को लागू किया जा रहा है। ये 5T कौन से? इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपको याद रखना है कि टीम 1 में क्या है? टीम वर्क है। T1 में टीम वर्क, T2 में क्या है? टेक्नोलॉजी, T3 में क्या है? टेक्नोलॉजी, और T3 याद रखिए टाइम लिमिट। T3 याद रखिए टाइम लिमिट, और T4 में ट्रांसपेरेंसी। T4 में ट्रांसपेरेंसी याद रखिएगा, और T5 में ट्रांसफॉर्मेशन। T5 में ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार फिर देखिए, इनको याद करिएगा कि T1 में टीम वर्क है, T2 में टेक्नोलॉजी, T3 में टाइम लिमिट है, और T4 में ट्रांसपेरेंसी है, और T5 में ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है। किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक यानी सचिव की नियुक्ति किए जाने के प्रावधान है? बताइए फ्रेंड्स, किसकी समिति की सिफारिश पर? स्वामीनाथन समिति, कस्तूरी रंगन समिति, या गिरधारी लाल व्यास समिति? उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है गिरधारी लाल व्यास समिति। कि ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान गिरधारी लाल व्यास समिति में किया गया था। ठीक है, ये कब आई थी आपको ये भी मालूम होना चाहिए। राजस्थान राज्य से पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1973 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन तरफ है।
एक स्वस्थ गांव बनाने में पंचायतों की भूमिका है। अगर आपको स्वस्थ गांव बनाने तो पंचायतों की क्या भूमिका है इसमें आपको ये बताना है। संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराना, बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करना, सभी पात्र परिवारों में शौचालय का निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित कराना, स्वस्थ गांव बनाने में पंचायतों की भूमिका है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था? 5 जून 1947 में, 7 दिसंबर 1947 में, या 10 सितंबर 1947 में, या 27 दिसंबर 1947 में? कब लागू हुआ था? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 कब लागू हुआ आपको बताना है फ्रेंड्स। आप इसको याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1947। कब? 27 दिसंबर 1947। फ्रेंड्स, विधानसभा से कब पारित हुआ था? याद रखना दोस्तों, 5 जून से। कब? 5 जून से विधानसभा से पारित हुआ था। ठीक है, और वहीं अगर विधान परिषद से आपसे पूछा जाए तो बताना 16 सितंबर से। कब? 16 सितंबर विधान परिषद, और विधानसभा से 5 जून। ठीक है, और गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किए थे 7 दिसंबर को। कब? 7 दिसंबर को। और ये प्रदेश में लागू हुआ था 27 दिसंबर को। प्रदेश में लागू हुआ था 27 दिसंबर को। ये 4 डेटें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।